बहुत बहुत स्वागत। सुर्खियों के बाद शुरुआत नरसिंहपुर से बड़ी खबर के साथ। पुरानी रंजिश में गोली मार दी गई। हालांकि बाल बाल बचा युवक, पैर में इसके गोली लगी है और घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की पूरी घटना बताई जा रही है। पुलिस आरोपी नीरज मेहरा की तलाश में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर आपको नरसिंहपुर से बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आरोपी की तलाश की जा रही है। युवक के पैर में गोली लगी है। पुरानी रंजिश में चल गई गोली। नरसिंहपुर से बड़ी खबर। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का पूरा घटनाक्रम। युवक के पैर में गोली लगी है और इसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। नीरज मेहरा आरोपी, तलाश की जा रही है इसकी। घायल है आदित्य और एक नीरज मेहरा नाम का लड़का है। उसके ऊपर आरोप है कि इसने इसके ऊपर 2 फायर किए हैं। इसमें पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है और घायल को उसके परिजन जबलपुर को ट्रीटमेंट के लिए गए हैं। सर पहले से भी कोई पुलिस दल आरोपी की गिरफ्तारी में 4 पार्टियां गई हुई हैं और ये बताया जा रहा है कि इनके बीच पूर्व की कोई रंजिश है। पहले से कोई आपराधिक मामले? हम इसको सर्च करवा रहे हैं रिकॉर्ड के हिसाब से। और अब बिलासपुर से बड़ी खबर। एमबीबीएस में दाखिले के नाम पर लाखों की ठगी का मामला सामने आया। सेंट्रल कोटे से एडमिशन के नाम पर झांसा दिया गया। सरकंडा थाना क्षेत्र के आरके नगर का यह पूरा मामला है। पीड़ित थाने पहुंचा है। धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। पड़ताल शुरू कर दी गई है। पूरा मामला एमबीबीएस में सेंट्रल कोटे से एडमिशन के नाम पर झांसा दिया गया। आरके नगर का मामला पुलिस तक पहुंचा। तो बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, एमबीबीएस में दाखिले के नाम पर लाखों की ठगी का ये मामला सामने आया है। सेंट्रल कोटे से एमबीबीएस में एडमिशन हो जाएगा, इस तरह का झांसा देकर लाखों रुपए ठगे गए हैं। सरकंडा थाना इलाका लगता है। आरके नगर का ये पूरा मामला है। पीड़ित की रिपोर्ट पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस तलाश कर रही है क्या ये पूरा रैकेट है या कोई किसी एक व्यक्ति का ही ये पूरा किया धरा है। सहयोगी उमेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, पूरी जानकारी विस्तार से। मामला जो है सरकंडा थाना क्षेत्र के आरके नगर का है, जहां पर पीड़ित निहार रंजन जो है वो अपनी पुत्री का दाखिला एमबीबीएस में कराना चाहता था। लिहाजा वो लगातार ऐसे कॉलेज का की खोज कर रहा था जिसमें उसकी पुत्री का दाखिला हो जाए। इस बीच उसकी बेटी ने ऑनलाइन एक कॉलेज को देखा जिसमें ये कहा गया था कि सरकारी कोटे से उस कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। लिहाजा उसने उस कांटेक्ट में कॉल किया और जिसके बाद वहां पर कुछ लोगों से उसकी बात हुई और लोगों ने उन्हें ये कहा कि कुछ पैसे देने के बाद वो उसमें एडमिशन दिला देंगे। लगभग 15 लाख रुपए अलग अलग दिनों में उन्होंने ट्रांसफर 15 लाख रुपए किया और जब इस पे एडमिशन नहीं हुआ कॉलेज में तो उसने पूरी शिकायत सरकंडा थाने में की है। जब ये इस बात का खुलासा हुआ कि जो पीड़ित है वो धोखाधड़ी का शिकार हो गया। लगभग 15 लाख रुपए से अधिक रुपए उसने वसूल लिए हैं। अब इस पूरे मामले पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। जो कॉल डिटेल्स निकाले जा रहे हैं, इसके साथ ही जिस ऑनलाइन वेब में उन्होंने इस पूरे नंबर को देखा, कॉलेज के दाखिले करने वाले जो वेबसाइट है उसको देखा, उसकी पुलिस अब जांच कर रही है और पतासाजी कर रही है कि आखिर कौन है, कौन लोग हैं जो इस तरीके से रैकेट चलाकर लोगों को निशाना बना रहे हैं, बेरोजगारी के नाम पर, नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे करोड़ों वसूल रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका उमेश, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी उमेश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता दें, ई रिक्शा में शव रखकर कलेक्ट्रेट रोड के अहदपुर चौराहे का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ई रिक्शा पर शव रखकर एक शख्स आपको जाता हुआ नजर आएगा।
पोस्टमार्टम के बाद एम्बुलेंस न मिलने पर शव को ऐसे ले जाना पड़ा। स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो बनाया और फिर सोशल मीडिया पर देखते ही वीडियो वायरल हो गया। परिजन इस तरह से शव लेकर जा रहे हैं, वो भी पोस्टमार्टम के बाद। पोस्टमार्टम के बाद शव की क्या स्थिति होती है वो भी आप जानते हैं। इसके बावजूद इस तरह से शव को रखकर ले जाना पड़ रहा है। और अब बिलासपुर से बड़ी खबर, संजू त्रिपाठी हत्याकांड वारदात में शामिल फरार एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ है। यूपी एटीएस और थाना सकरी ने यह जॉइंट ऑपरेशन चलाया था। इस मामले में अब तक 21 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन 3 आरोपी अब भी फरार हैं। संजू त्रिपाठी हत्याकांड जिसने न सिर्फ पूरे बिलासपुर बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ को दहला दिया था। अब तक 21 आरोपी गिरफ्तार। और अब ग्वालियर से एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। एमए की छात्रा की खुदकुशी का मामला। छात्रा को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में प्रेमी को गिरफ्तार किया गया है। ग्वालियर पुलिस ने पंजाब से रवि वाल्मीकि को गिरफ्तार कर लिया है। बॉयफ्रेंड रवि की प्रताड़ना से तंग आकर इसने खुदकुशी की थी। ऑनलाइन गेम के दौरान पंजाब के रवि वाल्मीकि से इसकी दोस्ती हुई। छात्रा ने अपनी सगाई होने पर रवि से नाता तोड़ लिया था, लेकिन रवि ने छात्रा के साथ अपने फोटो वायरल किए। उसकी सगाई टूट गई। और अब भोपाल से अहम खबर। आज होनी है शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट की बैठक। सीएम की अगुवाई में यह बैठक होगी। 12 बजे मंत्रालय में बैठक होगी। कई अहम प्रस्तावों को इसमें मंजूरी मिल सकती है। ग्राम पंचायत सचिव के मानदेय बढ़ाए जाने का प्रस्ताव, इसे हरी झंडी मिल सकती है। छतरपुर में उप तहसील सटई को तहसील बनाए जाने के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। बालाघाट की परसवाड़ा तहसील को राजस्व अनुविभाग बनाए जाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। भोपाल से एक और बड़ा अपडेट। आज नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के गढ़ लाहार में जाएंगे सीएम शिवराज। भिंड के लाहार में सभा को संबोधित करेंगे। कई विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। जो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। सहयोगी अनुराग इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे। सीधे अनुराग के पास आपको लिए चलेंगे। अनुराग, आज लाहार का दौरा और लाहार में लहर किसकी चलती है ये भी सभी ने देखा है। उसी को तोड़ने की कोशिश, विस्तार से बताएं जरा। बिल्कुल आशीष, देखिए बीजेपी का फोकस उन सीटों पर है जहां पर बीजेपी को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है और उनमें से लाहार विधानसभा सीट भी शामिल है जहां पर गोविंद सिंह लगातार जीतकर विधानसभा पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अभी वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के लाहार विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज रोड शो होगा। करीब 1.5 किलोमीटर का ये रोड शो होगा। रेस्ट हाउस से लेकर महाराणा प्रताप चौराहे तक का मुख्यमंत्री रोड शो करेंगे और इसके अलावा जनदर्शन कार्यक्रम में शामिल होंगे और महिला सम्मेलन में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। और बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर लाहार विधानसभा में मुख्यमंत्री का आज बड़ा रोड शो होगा और साथ ही मुख्यमंत्री बताएंगे कि किस तरीके से राज्य सरकार आम लोगों के विकास के लिए काम कर रही है। और लाहार के विकास के निर्माण कार्यों को लेकर भी मुख्यमंत्री कई करोड़ों की सौगात आज लाहार विधानसभा को दे सकते हैं। तो एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम मुख्यमंत्री का लाहार विधानसभा में आज होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग आपका इस तमाम जानकारी के लिए। रायपुर का रुख करेंगे। बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी का विधायक आवास घेराव अभियान। आज विधायक सत्यनारायण शर्मा के आवास का घेराव पार्टी करेगी। स्थानीय मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी घेराव करेगी। प्रदर्शन में भारी संख्या में स्थानीय लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। सत्यनारायण शर्मा पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी आज विधायक आवास घेराव करेगी। और अब रायपुर से बड़ी खबर। रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा आज 31 एजेंडों पर सभा में चर्चा होगी। 20 करोड़ के बॉन्ड, टैक्स, ई बस, इन सबको लेकर पर चर्चा होगी। विपक्ष के सवालों का सत्ता पक्ष जवाब देगा। और गरियाबंद में फिर आ गया है दंतैल हाथी। गरियाबंद में दंतैल हाथी के आने से लोगों में दहशत है। हाथी ने रात भर गांव में आतंक मचाया है। पांडुका इलाके में 3 हाथी मौजूद है। 25 से ज्यादा गांव में हाई अलर्ट जारी किया जा चुका है।
ये हाथी अब तक 10 लोगों की जान ले चुका है। हाथियों को ट्रैक करने में वन विभाग जुटा हुआ है। सहयोगी शेख इमरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शेख इमरान, बताएं, विस्तार से जानकारी दें। हाथी ने रात भर आतंक भी मचाया है। जी ललित जी, ये जो हाथी आया है, एक हाथी, ये बेहद ही खतरनाक इसको वन विभाग बता रहे हैं, क्योंकि ये अब तक 10 लोगों की जान ले चुका है और धमतरी जिले से पैरी नदी पार कर ये गरियाबंद जिले के पांडुका क्षेत्र में पहुंचा है, जहां तौरेंगा गांव में हाथी अचानक घुस गया रात में और रात भर उत्पात मचाया, जिससे ग्रामीणों में भारी दहशत का आलम देखा गया। और इस हाथी के आते ही वन विभाग ने लगभग 25 से ज्यादा गांव में हाई अलर्ट जारी कर दिए हैं और शाम को और सुबह सुबह लोगों को घर से निकलने के लिए पूरी तरह से मना कर दिया है, जंगल में जाने के लिए मना कर दिया, क्योंकि ये हाथी बेहद ही खतरनाक बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी क्षेत्र में पहले से ही 2 हाथी मौजूद है, जिसको लेकर अब अलर्ट जारी है। अब 3 हाथी हो चुके हैं और ये जो हाथी है जतमई जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है इसी क्षेत्र में मौजूद है। हाथी की गतिविधि को लेकर वन विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और काफी गाँव में जाकर वो लोगों को सचेत कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत 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 धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इधर भारतीय जनता पार्टी नर्मदापुरम का विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन कृषि उपज मंडी में हुआ। इसमें हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बलात्कार को बढ़ावा देने वाली कांग्रेस एक विशेष समुदाय वर्ग को बढ़ावा देने वाली कांग्रेस है। मुसलमानों, भाजपा तुम्हारी विरोधी नहीं है। तुम खूब कुराने पढ़ोगी, लेकिन हमको गीता ज्ञान सुनाने दो। चंदा से बैर नहीं हमको, पर सूरज को अर्घ चढ़ाने दो। हम बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इधर प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान के बाद कांग्रेस उन पर हमलावर है। गृहमंत्री ने जबलपुर प्रवास के दौरान कहा था कि कांग्रेस इच्छाधारी हिंदू है। चुनाव आते ही उन्हें रामकथा और मंदिर याद आते हैं। उनके इस बयान के बाद जबलपुर पूर्व क्षेत्र के विधायक लखन घनघोरिया ने पलटवार किया और नरोत्तम मिश्रा को बड़बोला बताया। नरोत्तम मिश्रा जी का बात चले तो वो ये कहते कि सनातन उनसे पैदा हुआ है, वो सनातन से नहीं। उनका बात चले तो उनका बड़बोलापन पूरा प्रदेश जानता है और उनका बौद्धिक। सिवनी में विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम के दौरान शहर के व्यापारियों के साथ हुए विवाद और मारपीट की घटना को लेकर बरघाट के कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया ने व्यापारियों से माफी मांगी है। विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देने के अपने बयान पर कायम हैं। विधायक ने कहा कि देश संविधान से चलेगा। देश में हर जाति और धर्म के लोगों का मान सम्मान है और सभी का देश में समान हक है। क्योंकि हमारा शहर है, व्यापारी बंधु हमारे हैं। छोटे छोटे व्यापारियों के साथ में जो भी हुआ, मैं आप लोगों के माध्यम से मैं हाथ जोड़कर उन लोगों से माफी चाहता हूं कि अगर ये, और उसमें मेरा कहीं से कुछ नहीं था, मैं वैसे ही, हमारा भी समाज शांति प्रिय और मेरा भी। जबलपुर में एनएसयूआई ने उग्र प्रदर्शन करते हुए शक्ति प्रदर्शन किया, अपनी ताकत दिखाई। एनएसयूआई कार्यकर्ता नई शिक्षा नीति, पटवारी परीक्षा में धांधली, बढ़ती हुई बेरोजगारी और कॉलेजों में छात्र संघ के चुनाव न कराने जैसे मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरी। प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे के नेतृत्व में कार्यकर्ता शहर के सिविक सेंटर इलाके में जमा हुए। जुलूस की शक्ल में घंटाघर पहुंचे। कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करने की जिद पर अड़े रहे, लेकिन पुलिस ने धारा 144 का हवाला देकर उन्हें रोका। लाठियां तक भांजनी पड़ी हैं। उज्जैन नगर निगम की जेसीबी एक बार फिर अतिक्रमण पर चली है और अवैध रूप से बने एक यात्री निवास को जमींदोज कर दिया गया। नगर निगम की टीम नीलगंगा थाना इलाके में मंचमन चौराहे पर कार्रवाई करने के लिए दल बल के साथ पहुंची। छिपरा यात्री निवास को जेसीबी से तोड़कर जमींदोज कर दिया गया। नगर निगम को यह शिकायत मिली थी कि बिना परमिशन के यात्री निवास का निर्माण हो रहा है। इस पर यह कार्रवाई की गई। इंदौर जिला कोर्ट का बड़ा फैसला। लव जिहाद का दोषी 20 साल की सजा से सुनाई गई। इंदौर जिला कोर्ट ने लव जिहाद केस में फैसला दिया है। पॉक्सो एक्ट में बड़ा फैसला। लव जिहाद का दोषी से पाया गया, 20 साल की सजा, 25,000 रुपए का अर्थदंड
16 साल की एक नाबालिग से दुष्कर्म का यह पूरा मामला है। पॉक्सो एक्ट और धार्मिक स्वातंत्र्य अधिनियम, इन दोनों मामलों में बड़ा फैसला 2021 का। ये 3 साल में फैसला आया। पानी पीने के बहाने घर में घुसकर नाबालिग बच्ची से इसने रेप किया था। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार शोषण किया। नाबालिग बच्ची को दी थी जान से मारने की धमकी। देश और प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं, प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन भोपाल पुलिस कमिश्नरेट ने एक अनोखी पहल की है, खास तौर पर उन महिलाओं के लिए जो घरेलू हिंसा या इसी तरह के किसी भी तरह के अपराध से पीड़ित रही हैं। इन महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए भोपाल पुलिस के 2 सबसे महत्वपूर्ण दफ्तर, कमिश्नर कार्यालय और कंट्रोल रूम में शक्ति कैफे की शुरुआत की गई है। इसका संचालन इन महिलाओं को सौंपा गया है। इससे महिलाओं को आर्थिक आजादी मिलेगी, साथ ही अपने दम पर अपनी कानूनी लड़ाई भी वो लड़ सकेंगी। जो इस तरह की हिंसा से पीड़ित हैं और कई बार सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से अपने को बेबस महसूस कर रही हैं, उनकी मदद के लिए पुलिस ने एक एनजीओ के माध्यम से जो इनका कैफे चल रहा है, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं उनकी मदद हो रही है, उसको पुलिस ने मुख्य कंट्रोल रूम और पुलिस के जो कार्यक्रम हैं, जिसमें बड़ी संख्या में जवानों को भोजन प्रदान किया जाता है एक निश्चित दर पर, तो उसमें इनको शरीक किया है। समय पर जो भी घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं हैं या किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाएं हैं, इनके लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसमें से एक है शक्ति कैफे। यह एक नवाचार है जो कि पुलिस कमिश्नर श्री हरिनारायण चारी मिश्र सर के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है, जिसमें जो भी घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं हैं वो उनको हम एनजीओज के माध्यम से, जो बीच में जो महिलाओं और बच्चों के लिए एनजीओ काम करते हैं, स्वयंसेवी संस्थान काम करते हैं, हम उनके माध्यम से इन महिलाओं को रोजगार दिलाने की दिशा में हमारा एक छोटा सा प्रयास है। आप सभी ने कई कैफेज देखे होंगे और कई कैफे पे आप रोज जाते होंगे, अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते होंगे, लेकिन आज हम आपको जिस कैफे में लेकर आए हैं वो अपने आप में खास है और महिला सशक्तिकरण की मिसाल है। जी हाँ, अभी मैं मौजूद हूँ भोपाल पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस के शक्ति कैफे में। नाम से ही जाहिर है कि इसे महिलाओं के द्वारा संचालित किया जाता है और ये महिलाएं भी आम महिलाएं नहीं है, अपने आप में ये बेहद खास है और पुलिस की पहल के तहत ये वो पीड़ित महिलाएं हैं जो किसी न किसी तरीके की क्राइम का, अपराध का शिकार रही हैं और अब उनके सशक्तिकरण के लिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्थिक रूप से भी और इसी के चलते वो अपनी कानूनी लड़ाई भी बेहतर रूप से लड़ सकें, पुलिस ने ये पहल शुरू की है। तो ये वो सशक्त महिलाएं हैं, उनसे हम सीधे बातचीत कर लेते हैं। मैम, ये जो पुलिस ने एक पहल की है कि आप लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाए, आपकी आर्थिक तौर पर तरक्की हो, ये कितना महत्वपूर्ण आप में से मानते हो और कितना फ़ायदा इससे आपको मिला? फ़ायदा तो है सर, अभी वैसे तो 1 महीना हुआ है, अभी आगे और देखते हैं क्या क्या फ़ायदा होते हैं। हाँ। वैसे तो सही चल रहा है। ये पूरा किचन है जो इन्हीं महिलाओं के द्वारा सेटअप किया गया है, चलाया जा रहा है और आने वाले समय में ऐसे और भी कैफे खोलने की जो प्लानिंग है वो कमिश्नरेट के द्वारा की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। बस्तर में महिला कमांडो का अलग अंदाज देखने को मिला। आदिवासी गीत पर बस्तरिया नृत्य करते हुए नजर आई। महिला कमांडो के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। ये बस्तर फाइटर्स की महिला कमांडो बताई जा रही हैं। वीडियो आदिवासी दिवस के मौके का बताया जा रहा है। भोपाल में IES कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी नोडल सेंटर में कवच 2023 हैकथॉन का ग्रैंड फिनाले हुआ। इस मौके पर प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल मुख्य अतिथि रहे। प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया गया। आपको बता दें, कवच 2023 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की राष्ट्रव्यापी पहल है। इसमें शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिसर, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के साथ मिलकर नवीन अवधारणाओं और प्रौद्योगिकी समाधानों की पहचान करने के लिए हैकथॉन कवच 2023 लॉन्च किया गया। कवच 2023 की कल्पना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन, बिग डेटा
और क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग करके साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में विचारों की संकल्पना करने के लिए देश के यंग माइंड्स को चैलेंज देने के लिए की गई है। 2023 मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और गृह मंत्रालय के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया। इसमें AICTE, MIC, I4C, BPRD ने बहुत सहयोग किया। इस सेंटर में लगभग 21 टीमों ने पार्टिसिपेट किया और पूरे भारत में 5 जगह पे ये ऑर्गेनाइज किया गया। मेन पर्पस कवच का था कि हमारी सोसाइटी को स्ट्रांग बनाना, क्योंकि आज के समय में साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उससे उपचार पाने के लिए इस तरह का आयोजन किया गया और इसमें बच्चों ने बहुत अच्छे से सॉल्यूशंस दिए हैं और लगता है कि सरकार उन सॉल्यूशन पे कुछ काम करेगी। हमारा मेन मोटिव इस इवेंट के पीछे ये था कि विद द एडवांसिंग टेक्नोलॉजी हमारा साइबर क्राइम भी बहुत एडवांस हो चुका है आजकल, और जो हमारे सोल्यूशंस यूज हो रहे हैं दे आर नॉट अप टू डेटेड एज पर द क्रिमिनल माइंड्स दैट आर वर्किंग। तो आइडिया यही था कि हमारा यूथ, द मैक्सिमम क्राउड इन इंडिया इज यूथ, तो व्हाई नॉट हम यूथ को एक्सप्लोर करें और उनके थॉट प्रोसेस को डेवलप करें। 2023 का जो आयोजन है ऑल इंडिया लेवल का था और इसमें देश की जो सिलेक्टेड करीब 30 के करीब टीम्स जहाँ भोपाल नोडल सेंटर पर आई थी, पूरे देश में 5 नोडल सेंटर थे, और जो IAS कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी है उसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उनका जो ज्वाइंट इनिशिएटिव था, तो उसमें हम लोगों को एज अ नोडल सेंटर सेलेक्ट किया गया था। मैं AICTE और जो इनोवेशन काउंसिल, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि जो टेक्निकल स्टूडेंट हैं देश के, उनके लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे जरूर देखिए सुपर 10।